जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो रिसेंटली चीजें हुई हैं उसके हिसाब से उसको देख के क्या भारत को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए अमेरिका के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चीजें दिखेंगी जो मैं आपको बताऊंगा अभी। आपको ये दिखेगा कि साहब जो वेस्ट की एक नजरिया था आपके लिए, वो उसके ऊपर तो बहुत बड़ा झटका लगा है, स्पेशली मोदी साहब के रशिया विजिट के बाद। जिस तरह से उन्होंने फ्रस्ट्रेशन दिखाई है आपको, एंड वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, इलेक्शन इंटरफेरेंस जितना किया वो काफी नहीं था। कि जैसे इलेक्शन खत्म होता है, हमको अब लेक्चर मिलेंगे मोरालिटी के ऊपर। कि आप जाके खड़े हो इविल किलर के साथ, आप जाके खड़े हो पुतिन के साथ, जो एक ये है जो वो है, जो पता नहीं क्या-क्या उनके उनके बारे में उन्होंने नाम रखे हुए हैं। ये मैं सवाल इनसे भी पूछूँगा कि साहब, जब आप शी जिनपिंग से मिलते हो, जब जप्पियाँ डालते हो शी जिनपिंग से और लंबी-लंबी वॉक्स करते हो शी जिनपिंग के साथ पार्क में, तब आपका मोरालिटी कहाँ जाता है? इसके बारे में तो आप जवाब हमको कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों को अपने बारे में देखना आता नहीं है। मोरालिटी के लेक्चर्स आपको मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप आर्टिकल्स देखिए वेस्ट के, आप आर्टिकल्स देखिए इधर के, आप आर्टिकल्स देखिए उधर के, जहां आपको दिखेगा कि साहब जो इनके एनालिस्ट हैं, जो इनके लोग हैं, जो इनके टट्टू हैं, भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी, उनकी तरफ से एक एक लेवल की फ्रस्ट्रेशन आपको दिखेगी जो आज तक पहले नहीं दिखी थी। और ये तो बहुत ही अच्छा चीज है, इसमें तो हमको बड़ा मजा आना चाहिए। लेकिन मजा तो है, हमको इस सिचुएशन को थोड़ा और गौर से देखना पड़ेगा। एम्बेसडर एरिक गारसेटी की ने जो बोला था, उनके बारे में तो मैंने एक पूरा शो करा कि उन्होंने क्या-क्या बोला था, उसका क्या मीनिंग है। लेकिन देखिए, उस ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये स्टोरी आगे जा रही है। उन्होंने बोला कि साहब, वी कैन नॉट टेक दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड, मतलब कि साहब आप या तो हमारे साथ हो या आप हमारे से अलग हो। ये बोलने की बजाय उन्होंने ये चीज़ बोली कि यू कैन नॉट टेक द रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। तो भारत की तरफ एक वो चॉइस डाल रहे हैं कि साहब आपको चूज़ करना पड़ेगा किस साइड में आना है, किस साइड में आना है, ये है, वो है। और भारत ने ऑब्वियसली इसका कोई जवाब दिया नहीं, क्योंकि ऐसी बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट्स का वो कोई जवाब देता भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, इसका जवाब आएगा फॉरेन सेक्रेटरी की ब्रीफिंग के टाइम पे, उसके उससे पहले कोई जवाब नहीं आएगा, कोई सेपरेट जवाब नहीं आएगा, क्योंकि एरिक गारसेटी इज़ अ पर्सोना नॉन ग्रेटा, उसको कोई पूछता नहीं है, भारत में कोई मिलता नहीं है, सिर्फ़ समोसे कचौरी खा-खा के पूरी चारों तरफ जा-जा के फ़ोटोएँ खिंचवा-खिंचवा के ये अपना काम कर रहा है, ठीक है? अभी उसको एक कहीं न कहीं से ट्रिगर किया होगा। बाय द वे, एरिक गारसेटी है नेवल इन्फॉर्मेशन डिवीज़न का, जिसका काम ही इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। ये था 4-5 साल इसने नेवी यूएस नेवी में भी काम करा है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि साहब इसका गेम क्या है और किस तरफ से ये ऑर्डर्स ले रहा है और क्या कर रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट और लेफ्टी डीप स्टेट का ये बहुत बड़ा पार्ट है। आपने देखिए, इसने अपने शहर में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर इसने वहाँ पर क्या-क्या किया हुआ है, और उस जगह पे वोकिज़्म किस तरह फैला हुआ है और सोसाइटी किस तरह से टूटी हुई है, ये चीज़ तो आपको अपने आप ही दिख जाएगी। देखिए, मैं आपको बताऊँ, अभी क्या चल रहा है, सबसे पहले, और मैं ये चीज़ काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि साहब देखो, अमेरिका को ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। आपने एक इंजन की डील करी उनके साथ, जो इंजन्स आने चाहिए थे मार्च-अप्रैल में, अब वो बोल रहे हैं अगस्त में, अब वो बोल रहे हैं सितंबर में आएँगे। और यहाँ पर मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ कि साहब एयरफोर्स की तरफ से एक वार्निंग भी आई है कि भाई तेजस अगर हमारे पास नहीं आए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एचएएल की तरफ से एक जवाब भी आया है कि साहब हमारे पास इंजन्स नहीं है, वी कैन मेक द एयरक्राफ्ट, हमारे पास इंजन्स नहीं है, व्हाट डू वी डू? हम पुराने इंजन्स लगा के, जो हमारे पास स्पेयर इंजन्स हैं, वो लगा के आपको दे देंगे, और जैसे-जैसे जहाज़ इंजन्स आएँगे वी विल गिव दीज़ एयरक्राफ्ट टू यू। इसी दौर में अगर आप देखो, जो भी ये जब जेट इंजन की डील साइन हुई थी, कितने लोगों ने इसके अंदर अड़चन डालने की कोशिश करी थी। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अमेरिका कोई सिंसियर नहीं है आपको चीज़ें देने के लिए, ठीक है? तो ये तो बड़ा क्लियरली समझ में आना चाहिए। नाउ ये जो तेजस का जो डिले है, ये ऑफ कोर्स हमको खेलना पड़ेगा। आपका आपका कावेरी इंजन भी थोड़ा-सा अभी पिकअप करा है, तो उसको उसको थोड़ा सीधा-वीधा करके जो भी काम करना है वो तो करना ही पड़ेगा। और देखिए, जो भी इंजन बाहर से आए, अपना इंजन तो आपको बनाना ही है, क्योंकि वो कोर टेक्नोलॉजी है, और उस कोर टेक्नोलॉजी के बगैर आप आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं जा सकते। अभी सडनली आता है भाई स्टेटमेंट कि आप रोल्स-रॉयस से 100% टीओटी ले लो। चक्कर ये है, क्योंकि कावेरी का अभी फाइनल स्टेजेस में पहुँच चुका है, 1 आधे 2 साल के अंदर वो पूरा रेडी हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू यूज़ इट फॉर आवर एयरक्राफ्ट। अब इनको ये दिख रहा है कि यार, अगर ये अपने आप बना लेंगे तो एक और डिपेंडेंस जो भारत की थी वेस्ट के ऊपर, वो भी चली जाएगी। और मैं इसका प्रोपोनेंट हूँ। आप साइन करिए डील रोल्स-रॉयस से जाके, ठीक है? जो चीज़ मिलती है लेते रहिए, लेकिन अपना काम बिना किसी रोक-टोक के अपना काम ज़रूर करते रहिए। आपको अपनी नीड्स
मीट करनी है तो इसमें मैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट तंग जाओपिंग की एक जो स्टेटमेंट है, हमेशा मैं उसको कोट करता हूँ, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। यहाँ पर ये पूरा स्टेटमेंट हमको वैलिड करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो कावेरी है, जो आप चुपचाप उसको डेवलप करते रहिए, हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम, मतलब जब तक आपके पास पूरी निर्भरता की कैपेबिलिटी नहीं आती, तब तक आपको इन इन गधों के साथ डील करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर चॉइस। क्योंकि 70 साल से जितनी भी बसें आपके सामने आई, आपने सब मिस कर दी। 70 साल से जब आपको अपने आप एक जहाज बनाना था, उसके अंदर आपने पॉलिटिक्स खेल के गेम खेल दी। 70 साल से आपने नए जहाज नहीं लिए क्योंकि उसके अंदर आप करप्शन करते थे और उल्टे-सीधे काम होते थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साहब 10 साल के अंदर डिफेंस की कोई जादू जादू की इंडस्ट्री तो है नहीं, या तो हम चाइना तो है नहीं, किसी ने व्हाइट पेपर लिखते रहो, ज़मीन पे ऐसा है कि जब वो सोल्जर सामने आता है, लड़ने के लिए उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, चाइनीज़ इक्विपमेंट के बारे में तो क्या बोलें, वो तो आप देख ही लीजिए। मैं ये सवाल पूछूँगा कि साहब ये इंजन्स पर्पसफुली डिले हुए हैं कि नहीं? इसका जवाब ज़रा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नाउ देखिए, हमारे देश में ये सब होने के बाद मैं फिर भी ट्वीट्स और मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ कि यार F-35 ले लेते हैं, हमको एयरफोर्स को ज़रूरत है। अरे भाई, वो आपको एक इंजन तो दे नहीं रहे, F-35 ज़रूर देंगे टाइम पे। आप अपनी आँख और ओस उनके पास लगा के बैठ जाओ ताकि वो आपको आपकी आँखों में धूल फेंकते रहें और आप उनके लल्लुओं की तरह उनके पीछे भागते रहें। और इन लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि साहब F-35 अगर आपने ले भी लिया उनसे, आपको क्या लगता है वो आपको ऐसे ही दे देंगे? साहब इतने डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि उसको हर बारी उड़ाने के टाइम पे एक अमेरिकन से वहाँ पर सिग्नेचर लेना पड़ेगा आपको। और ये चीज़ आप देख लीजिए इज़राइल के साथ जो हो रही है। इज़राइल सो कॉल्ड उनका जो बड़ा ज़बरदस्त पार्टनर है, लेकिन जो लेफ्टी डीप स्टेट है, उसको ये नहीं चाहिए कि भई इज़राइल आगे आए क्योंकि वो तो एंटी इज़राइल है। तो कहीं न कहीं कभी एम्यूनेशन रोक देते हैं, कभी स्पेयर्स रोक देते हैं, कभी ये रोक देते हैं, कभी वो रोक देते हैं। ये तो हालत है उसके सबसे बड़े एलाई की। और हमारे पास लोग हैं जो बोलते हैं F-35 ले लो। भैया माफ़ करो, एंड आई वुड लाइक टू ओपनली से दिस कि साहब कोई है इसके बारे में कोई मेरिट बताए, तो आके ज़रा मेरे साथ डिबेट करिए क्योंकि आई विल बी वेरी, वेरी ईगर टू फाइंड आउट ये जो वेस्ट आपके साथ गेम खेलेगा F-35 लेने के बाद, आप आपका उसको काउंटर करने का क्या प्लान है? आपका प्लान है आत्मनिर्भर भारत, और ये चीज़ गहरे राज्य को बिल्कुल नहीं पसंद। तभी वो आपको एक तरफ से गुड कॉप, एक तरफ से बैड कॉप खेलने की कोशिश कर रहा है ताकि आपको लाइन पे लाया जाए। ठीक है? और लाइन पे तो आप आने से बहुत-बहुत दूर रहे थे। हमको डॉट कनेक्टिंग करनी है, हमको सीखना है भाई रियल पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है। हम इमोशंस में आके बहुत बह जाते हैं, हमको हम कई बारी चीज़ें बोल जाते हैं जो हमको समझ में नहीं आता है। देखिए, उनकी तरफ से गहरे राज्य की जो चाल है वो क्या है? वो ये ब दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि साहब हमारी बिना ये जो भारत जैसा जो देश है वो डेवलप नहीं हो सकता। हमारी टेक्नोलॉजी के बिना नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका आर-एन-डी का फैक्टर, जो हम इस चैनल के ऊपर बार-बार बोलते रहते हैं, आर-एन-डी का फैक्टर बहुत ही ज़्यादा आगे आपको लेके जाना पड़ेगा। धीरे-धीरे कुछ जगह पे आग लगनी शुरू हुई है, लेकिन ये आग इतनी छोटे-छोटे बॉनफायर की बजाय एकदम फॉरेस्ट फायर की तरह आपकी आर-एन-डी का गेम आगे जाना चाहिए। यही इमेज उन्होंने दिखाया ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए, बाय द वे। ये मैं अगेन बार-बार एग्जांपल ले रहा हूँ कि साहब ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अपनी सॉवरेनिटी, अपनी इंटीग्रिटी, अपना सब कुछ लाइन पे लगा दिया अमेरिकन्स के साथ एक एक एग्रीमेंट करने के लिए। यही जगह पे वो आपको बिठाना चाहते हैं। एंड दिस इज़ एक्ज़ैक्टली हाउ अ डिक्लाइनिंग पावर बिहेव्स, क्योंकि उसको पता है कि साहब उसकी बत्ती अभी बुझने वाली है। अभी इसके बारे में मैं आपको आगे थोड़ा बताऊँगा क्या। सडनली आप देखेंगे कि साहब हाई लेवल्स ऑफ एंगेजमेंट होंगे। बड़े ज़बरदस्त एंगेजमेंट, फटाफट ओए होए सबके फ़ोन आएँगे इधर-उधर, इधर-उधर। कल इसी बात में जेक सलिवन साहब का फ़ोन आया जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, हम साथ में काम करेंगे, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। अब पीछे क्या बात हुई होगी ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अमेरिकन्स की तरफ से बहुत पुशबैक आया है कि साहब ओहो! आपने ये क्या कर दिया? आपने हमको धोखा दे दिया। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा झटका दिया और ये ज़रूरत थी। देखिए, अमेरिकन्स को एक चीज़ टॉलरेट नहीं हो रही है और वो एम्बेसडर एरिक गारसेटी के स्टेटमेंट से बड़ा वैलिड था कि साहब ये जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की आप बात करते हैं, ये नहीं हो सकता साहब, या ईदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। पाकिस्तान को तो वो खुले में ये चीज़ बोल सकते थे, भारत को बोलने का दम नहीं है, क्योंकि खुद की भी नैया डूब रही है, तो कितना भारत को आप धमकी दोगे? यहाँ तक कि इतने रूमर्स निकले और इस चीज़ को एक वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल ने कन्फर्म करा। रूमर ये निकला कि भारत के ऑफिशियल्स को अमेरिका के ऑफिशियल्स बहुत-बहुत प्रेशर दे रहे थे
कि प्लीज़ मोदी साहब को बोलिए इस ट्रिप को डिले करें, अभी ना करें क्योंकि हमारा भी इलेक्शन है, बहुत नाक कट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट देयर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्योंकि भारत पुतिन के साथ मिलने के बाद, मोदी साहब के पुतिन के साथ मिलने के बाद, वो ऑस्ट्रिया गए जहाँ पर वो अपना एक गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन और ये चीज़ बिना वेस्ट के इंटरफेरेंस के नहीं बिना वेस्ट के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकती। तो इनको ये नहीं पता इस किस रास्ते पे जाना है। इनके दिमाग में पता क्या क्या गेम चला है। अगर आप ये वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल पढ़ें आपको थोड़ा समझ में आएगा कि इनको प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मोदी पुतिन से मिले और ये जो गेम यूक्रेन के साथ चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, जो चीज़ें आगे लेके जाते हैं, नो, वी अंडरस्टैंड ऑयल डिपेंडेंस, वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेयर्स एंड ये वो सब मान जाते हैं। लेकिन उनके दिमाग में जो सबसे गंदी बात पहुँची है और जो सबसे गंदी बात भारत ने करी, इस जादू की झप्पी। मैं आपको सही में बता रहा हूँ, ऑप्टिक्स जिससे वो परेशान है इज़ द ऑप्टिक्स ऑफ द होल विजिट, नॉट द विजिट इटसेल्फ। ये चीज़ बड़ा ध्यान से सुनिएगा। और ये जो रूमर है कि भाई भारत को काफ़ी काफ़ी लोग प्रेशर दे रहे थे कि मत करो, मत करो। मैं आपको बताता हूँ कौन कर रहा था। ये कर रहा था ये अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्पबेल, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विजय कवारता जी से काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे और उनको बोल रहे थे कि यार मत भेजो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वो एंड ऑल दैट। यहाँ पर उनको भारत का हेल्प चाहिए कि भाई पुतिन से बात करो और ये इस जगह को खत्म करो जो डिफेंस डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट्स हैं। तो एक तरफ ये बोलते हैं, एक तरफ वो बोलते हैं और इनकी कन्फ्यूजन और इनकी लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपको इस जगह के अंदर बड़ा क्लियरली निकल जाती है दिख जाती है। अभी जो प्रो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं भारत के अंदर वो एक नया स्पिन निकाल रहे हैं, ठीक है? जो थिंक टैंक वाले हैं ना काफ़ी सारे, थिंक टैंक वाले सिर्फ थिंक टैंक वाले हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। उनकी तरफ से एक नई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आई है कि भैया ओहो! ये तो नेटो समिट हो गया, जिसके अंदर इंडो पैसिफिक 4 निकाला गया है। इंडो पैसिफिक 4 हाँ? क्या है वो इंडो पैसिफिक 4 ज़रा हम भी देखें। तो नेटो प्लस इंडो पैसिफिक के 4 देशों के साथ एक एग्रीमेंट हुई है कि नेटो और ये साथ में काम करेंगे। ये 4 देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान आय हाय हाय हाय! साउथ कोरिया भैया एंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पास एयर फोर्स आर्मी भी है? पता नहीं मेरे को। होगी तो पता नहीं कितने 50 लोग हैं उसके अंदर। एनीवेज़ ऑस्ट्रेलिया, जापान ने तो अपने वैसे भी गोटे उनको बेच रखे हैं। ठीक है? साउथ कोरिया को तो क्या कहना, उसको पता है कि भैया अगर वो अमेरिका के साथ नहीं गया, अमेरिका हट जाएगा और नॉर्थ कोरिया उसको खा जाएगा। तो आप वल्नरेबिलिटीज़ ढूँढते हो कंट्रीज़ की और उनके साथ ऐसे फोर्सफुल डील्स कराते हो। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेल नोन और भारत ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहे। कहीं न कहीं मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, लिसा कर्टिस जो साउथ एशियन सेंटर की काफ़ी बड़ी पुरानी स्पोक्स पर्सन है, जिनको एक बारी समीर सारन ने अच्छे से धोया था। वो बोलती हैं कि साहब हम समझते हैं भारत की जो एक 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 और रीज़न है भारत का रशिया जाने का। देखिए ये अपने माइंड में ना कुछ न कुछ उनको अपने आप को सेटल करने के लिए कुछ न कुछ स्टोरियाँ बनानी पड़ेगी। इनको क्या लग रहा है नहीं मॉस्को और चाइना ना बहुत बीजिंग बड़े पास हो गए थे। पुतिन और शी जिनपिंग की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी तो मोदी गया है वहाँ पर बीच में डंगा डालने के लिए। इनको ये नहीं समझ में आता यार विद ऑल द यू नो बैड थिंग्स अबाउट चाइना बट चाइना भी एक रियलिस्टिक प्रैग्मैटिक पावर है। उसको भी पता है क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है? कहीं न कहीं चाइना की शी जिनपिंग काफ़ी गुस्सा है कि जो वेस्ट का एक रिएक्शन आया है भारत के ऊपर, वो कम है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये चाइनीज़ मीडिया बोल रही है। यहाँ पर चाइनीज़ सोशल मीडिया में तो यहाँ तक हो रखा है कि साहब ये क्या है? हमारे कुछ होता है तो सारा पूरा वेस्ट हमारे पे टूट जाता है। यहाँ पर तो टूट रहा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी दिखा रहे हैं। ये चाइना के साथ दुगला व्यवहार क्यों? तो ये तो चाइना की हालत है, तो उसको तो छोड़ ही दो, लेकिन वेस्ट को ये चीज़ नहीं समझ में आती बिकॉज़ वो अपने एक बबल के अंदर रहते हैं। रियलिटी जिस दिन उनको छिपेगी, जैसे मोदी साहब के रशिया विज़िट में छिपी, तब फिर आपको दिखता है उनके रिएक्शंस कैसे आते हैं। और मैं एनकरेज करूँगा उनको ये विश्वास करने के लिए कि भारत गए थे, मोदी साहब गए थे पुतिन और शी जिनपिंग को थोड़ा दूर करने के लिए, तो ये मैं एनकरेज करूँगा उनको सोचने के लिए बिकॉज़ बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने लिए जो भी आपको रात को नींद दिलाती है, आप वो सोचिए और उसी के हिसाब से आगे चलिए। देखिए, ये चीज़ यूएस चाइना को भी बोलता था, एक टाइम पे जब चाइना सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में खड़ा होता था और यूएस ने जब डील करी थी चाइना के साथ कि साहब हम आपको ये देंगे, वो देंगे, आप ज़रा सोवियत यूनियन को खड़ा करो, यही चीज़ वो आपके साथ करना चाहते हैं। वो आपको एक एडिड पावर की तरह बढ़ाना चाहते हैं ताकि जब आप आपके नीचे से कारपेट खींच सकें, वो खींच पाएँगे, जिस तरह से वो चाइना के साथ करते हैं आज। हम ये गलती नहीं करेंगे क्योंकि हमको ये चीज़ दिखता है। अमेरिका का गेम क्या है? अमेरिका का गेम है कि भाई यूज़ एनीथिंग टू डिले द सो कॉल्ड एशियन सेंचुरी। जो सेंचुरी ऑफ भारत और जो सेंचुरी ऑफ एशिया के बारे में लोग बात करते हैं, जहाँ पर ग्लोबल पावर भारत और
एशियन रीजन के अंदर शिफ्ट होएगी, इसको जितना टाइम डिले कर सको और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, उसको ज़रा आगे कर सको। अब देखो यार, भारत के अंदर तो सिंपल पॉलिसी है व्हिच इज़ कॉल्ड इंडिया फर्स्ट, ठीक है? एंड वी आर नॉट हियर टू इंश्योर योर सस्टेनेंस एंड योर ग्रोथ। डबल स्टैंडर्ड्स इनके जो भी हैं, हमारे को चाहिए कि साहब भारत के अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस हों, लेकिन हो ऑन अ टर्म व्हिच इज़ एक्सेप्टेबल टू बोथ द कंट्रीज़ एंड नॉट जस्ट वन कंट्री। हम भी ऐसा कुछ करने नहीं चाहते जिसमें यूएस इंटरेस्ट डाउन हो, और यूएस को भी ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए जहां पर भारत के इंटरेस्ट डाउन हो। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग भारत के अंदर है, यूएस में नहीं है। कहीं न कहीं मोदी साहब ने अपने दस्ताने उतार दिए हैं, द ग्लव्स आर ऑफ एंड द मैसेजिंग इज़ हार्डकोर। गेम रुकेगी नहीं, देखते हैं आगे कैसे जाएगा, और इसके ऊपर मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आज दोपहर को 3:15 बजे मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन के साथ, जब हम बात करने वाले हैं कि भाई अमेरिका के जो इलेक्शन है, उसको भारत किस तरह से देखता है। तो शो के लिए ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर जॉइन करिएगा। 3:15 बजे आज दोपहर में। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स के साथ भी। जय हिंद, जय भारत।